ओके, नाउ सी आवर चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। और आप सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी का हमारी डेली लाइफ में कितना यूज है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नाउ वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे हमारी हर चीज डिपेंड करती है। हर चीज में आप कोई भी चीज जोड़ लो, फोन जोड़ लो, एसी जोड़ लो, कंप्यूटर जोड़ लो, कुछ भी आप सोचो, इवन आपके किचन के अप्लायंसेस, मतलब हर चीज हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट है। तो बेसिकली ये तो एक जनरल चीज़ हो गई। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो बच्चों को मेनली प्रॉब्लम आती है वो आती है न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि बच्चे फॉर्मूले नहीं सही से याद करते और उन फॉर्मूलों को समझते नहीं है, रट्टा लगा लेते हैं। रट्टा लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे, चीज़ों को समझेंगे तो आप बड़े आराम से याद कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको टर्म्स और कुछ सिंबल्स याद करवाऊंगा जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे आई। मैं आई सिंबल यूज करूंगा, कैपिटल आई, ये होगा करंट या इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल। वी सिंबल यूज करूंगा तो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल। पीडी शॉर्ट में कहते हैं, पूरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे साथ में ये नोट करते जाओ बेटा। क्यू, या फिर इस तरह से क्यू होगा, इसका सिंबल ये चार्ज का सिंबल है, ठीक है। और एक चीज याद रख लो एडिशनल, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। चार्ज, या ये वाला क्यू या ये वाला क्यू, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई इज चार्ज। तो ई की वैल्यू कितनी होती है याद रख लो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। C is a unit of charge called कूलम। अभी तो फिलहाल आप ये दो चीजें याद रखो, बाकी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो और चीजें बताऊंगा। जैसे आई किस चीज का सिंबल है, करंट या इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल है। आई करंट का सिंबल है। वी पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। क्यू चार्ज का सिंबल है और Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E की वैल्यू, E मतलब चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखना है, ये सारा नोट कर लो और इसको नोट बना लो। नोट मतलब समथिंग इम्पॉर्टेंट, इसे साथ साथ नोट करते रहो। अब हमें इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ इलेक्ट्रिक डायग्राम्स पता होनी चाहिए। जैसे मैं अगर आपको याद दिलाऊं, मैं आपको बोलूं कि मुझे ना बल्ब की डायग्राम बनाओ, तो देखो बल्ब इस तरह से बनाते हैं, बल्ब का ये सिंबल है। अब मैं बोलूं मुझे ना सेल की डायग्राम बना के दिखाओ, सेल की डायग्राम, तो सेल इस तरह से दो पैरेलल लाइंस लगानी है, एक बड़ी एक छोटी। बड़े वाले को पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, छोटे वाले को नेगेटिव टर्मिनल, और ये हो गया आपका सेल। ये हो गई आपकी सेल की डायग्राम। इसी तरह से मैं बोलूँ मुझे बैटरी की बताओ, तो बैटरी क्या होता है, बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन। तो बहुत सारे में 3 सेल दिखा दो, जैसे 1 2 और 3, इस तरह से दिखा दो। डायरेक्ट दिखा दो या बीच में लाइनें लगानी है तो लाइनें लगा के दिखा दो। एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, इस तरह से सीक्वेंस बनती है। तो इसे हम कहते हैं बैटरी। फिर आता है हमारा ओपन स्विच, ठीक है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में ऑफ बटन कहते हैं। ओपन स्विच और ऑफ बटन, देखो ओपन स्विच जरा समझना ध्यान से। सिंबल है हमारा ओपन स्विच। ओपन स्विच, ओपन स्विच इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है आपकी बुक में। इसे हम ओपन स्विच को हम अपनी डेली लाइफ में ऑफ बटन कहते हैं। ध्यान रखना, हम अपनी डेली लाइफ में क्या कहते हैं, ऑफ। ऑफ का मतलब है कि वायर्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है ये। और इसको दिखाने का तरीका ये है, जैसे ये वायर है और ये वायर्स एक दूसरे को टच नहीं कर रही। अगर ये टच करेगी तो करंट फ्लो कर जाएगा, टच नहीं कर रही तो इसे कहते हैं ऑफ बटन और ओपन स्विच। साइंटिफिक टर्म में ओपन स्विच, और वैसे हम इसको डेली लाइफ में कहते हैं ऑफ बटन, ठीक है। फिर एक और आता है जिसे हम कहते हैं क्लोज्ड स्विच। क्लोज्ड स्विच और प्लग की क्लोज स्विच को कैसे दिखाएंगे,
क्लोज स्विच में इस तरह से लाइन लगा के बीच में एक डॉट लगा देते हैं, है ना, ये बुक की रिप्रेजेंटेशन है। इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन है, आप इस तरह से बनाएं, इसको टच कर दें ऐसे आपस में। टच करने का मतलब है कि आपने बटन ऑन कर दिया, इसको हम डेली लाइफ में कहते हैं ऑन बटन, ऑन स्विच। जैसे ही ऑन करोगे तो करंट आगे चला जाएगा और आपका अप्लायंस काम करने लग जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसे नोट करके मुझे डन बोलो और इसे अपने माइंड में भी डाल लो। नोट करके मुझे डन बोलो, देन आई विल गो अहेड। तो आप उसे साथ साथ नोट करते रहिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा वायर जॉइंट। अब देखो वायर जॉइंट क्या होता है। जैसे आप दो वायर लो, मान लो ये एक वायर है, ये एक वायर है, चाकू लेकर इसको छील दो ऊपर वाला पोर्शन, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। ऐसे आपस में ऐसे गट सी डाल देते हैं ना, वो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन आते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हुए ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, दो वायर बीच में गठ दिखा दी। ये देखो वायर बीच में गठ दिखा दी। तीन वायर जोड़ दो तो बीच में ऐसे गठ मार दी और टेप लगा दी, तो उसे कहते हैं वायर जॉइंट। तो वायर जॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया क्या होता है वायर जॉइंट। वायर्स लो, उनको छिल दो, छिलने के बाद उनको गठ मार दो हाथ से और टेप लगा दो। दो को जोड़ दो, तीन को जोड़ दो, चार को जोड़ दो, ऐसे गठ सी लगा देनी है जैसे यहाँ पे डॉट सा लगा हुआ है। तो दिस शोज वायर जॉइंट। अब चलते हैं हम आगे और समझते हैं। अब आता है हमारा वायर क्रॉसिंग। अब ये वायर क्रॉसिंग क्या है। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में एक वायर जा रही है, उसके ऊपर से एक वायर ऐसे जा रही होती है, मतलब क्रॉस कर रही है, आपस में कोई लिंक नहीं है। इसकी इंसुलेशन है, इसकी भी इंसुलेशन है, छिलना नहीं है, बस ऊपर से जस्ट पास हो रही है। तो इसे हम कहते हैं वायर क्रॉसिंग। और इसको इस तरह से दिखाते हैं, एक वायर ऐसे दिखाई, एक वायर ऐसे दिखा दी, मतलब ये उसके ऊपर से जा रही है। जैसे आप अपने घरों में नजर मारो तो आप अपने घर में देखोगे एक वायर के नीचे से दूसरी वायर जा रही है, उसको जॉइंट नहीं किया हुआ, टेप नहीं लगाया हुआ, अलग अलग जा रही है, टच करके एक दूसरे को, जॉइंट नहीं है, तो उसे कहते हैं वायर क्रॉसिंग। तो ये वायर क्रॉसिंग का सिंबल है। फिर आता है बल्ब। तो बल्ब का यही वाला सिंबल यूज करना, सिंपल सिंबल यही वाला, ये नहीं यूज करना। फिर आता है रजिस्टर और रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। अब बच्चे ने यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रजिस्टर है क्या, रेजिस्टेंस रजिस्टर क्या है। आपका कोई भी अप्लायंस, जैसे मान लो फैन है, बल्ब है, एसी है, गीजर है, तो हर अप्लायंस वायर्स का बना हुआ है, तो उसके अंदर फिक्स वायर्स हैं, तो उसे हम रजिस्टर कहते हैं और इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस ही है जिसकी फिक्स रेजिस्टेंस है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। दिस इज सिंबल ऑफ रजिस्टर। साथ साथ बनाते रहना। अगर ऑलरेडी ड्रॉ किया है तो अपनी कॉपी खोल के देखते रहना, नहीं किया तो कर लेना। फिर आता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट। ये इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑल्सो कॉल्ड रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या होता है समझो इसको ध्यान से। आपने देखा जो हमारे घर में पंखा होता है ना, तो पंखे में ना इस तरह से नोब लगी होती है, 1 2 3 स्पीड बढ़ाने के लिए, 4 5, तो आप इस नोब को ना घुमा देते हो, पंखा तेज करना है, फास्ट करना है, स्लो करना है, तो ये बेसिकली रियोस्टैट है। जब आप वेरी कर सकते हो रेजिस्टेंस को, हाँ ठीक है, जिससे पंखा कम और तेज हो जाए, जिसमें आपकी करंट वेरिएशंस आ सकती हैं, दैट इज कॉल्ड रियोस्टैट। तो रियोस्टैट जो है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो आप, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है या फिर ये तरीका है, इस तरह से रजिस्टर बना लो और ऊपर एक इस तरह से नॉब सा बना लो। तो ये वही है, जब आप फैन को घुमाते हो ना तेज करने के लिए, तो ये आगे पीछे हो जाएगा, ये आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे होगा तो रेजिस्टेंस कम और ज्यादा होगी, इसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टैट ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो रेजिस्टेंस कम और ज्यादा करता है। कम और ज्यादा करने से आपका जो करंट है, मतलब आपका जो फैन है उसमें फर्क पड़ता है वोल्टेज जाने का, और पंखा या तो फास्ट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। खैर इतनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए नहीं, तो आपको मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है। जो हमारा पंखा होता है जिससे स्पीड कम और ज़्यादा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें वेरिएबल रेजिस्टेंस में आती हैं। फिर इसके बाद आ रहा है हमारा, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, तो आप इसे ड्रॉ कर चुके होंगे आई होप सो। अब यहाँ पे चलते हैं साथ में एम मीटर। एम मीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट मेजर करता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो करंट मेजर करता है उसे एमीटर कहते हैं। तो आपने एसी वगैरह में देखा होगा तो स्टेबलाइजर लगा होता है ना, ए और वी लिखा होता है, आजकल सिर्फ ए लिखा हुआ आता है, वी वाला आता ही नहीं है साथ में, पुराने में ए और वी दोनों आते हैं।
तो एमीटर का मतलब होता है करंट मेजर करना, इट मेजर्स करंट। ठीक है जी, एमीटर डिटेल्स बाद में बताऊंगा। फिर आता है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल होता है V और ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर करंट मेजर करता है, V वोल्ट मीटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो ये तो थे हमारे नॉर्मल सिंबल जिसके बेस पे हम इस चैप्टर को समझेंगे। तो ये नोट कर लो जिन्होंने नोट नहीं किया हुआ, मुझे डन बोलो, देन आई विल गो अहेड। सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। मान लो आपके पास वायर है, रेजिस्टर है, आपके पास सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव, एमीटर है, एक्सेट्रा, आपके पास कई चीजें हैं। मैंने बोला इन सबको जॉइन, बल्ब भी है, मान लो आपके पास बल्ब भी है। मैंने बोला इन सबको जोड़ के ना मुझे बल्ब जला के दिखाओ। मैंने आपको वायर दे दी, रजिस्टर दे दिया, सेल दे दिया, बल्ब दे दिया, एमीटर दे दिया, वोल्ट मीटर दे दिया, जो भी था। मैंने बोला इन सबको ना आप लो और इन सबका कनेक्शन बनाओ और मेरे को ना बल्ब जलता हुआ चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप बल्ब लोगे, बल्ब को वायर के साथ, सेल के साथ, स्विच दिया नहीं तो डायरेक्ट जोड़ दो, डायरेक्ट जोड़ दोगे। जैसे ही आप जोड़ोगे तो आप देखोगे कि आपका बल्ब ग्लो कर गया, बल्ब ग्लो कर गया। तो जो ये आपने सेटअप बनाया ना, जिस पूरे सेटअप में बल्ब ग्लो कर गया, इस पूरे सेटअप को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ में आ गया क्या क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। लो एक बार फिर से समझाता हूँ। सर्किट क्या होता है, आपको मैंने बल्ब दिया, वायर दी, सेल दी, एमीटर, वोल्ट मीटर, मैंने बोला इनमें से सबको या कुछ को यूज करके मुझे बल्ब जला के दिखाओ। तो आप जो भी सेटअप यूज करोगे बल्ब को जलाने के लिए, तो इस पूरे सेटअप को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्या डेफिनेशन बनी, डेफिनेशन इसकी देखो क्या बनती है, इट इज क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों होता है, सेल से शुरू किया, सेल पे ही खत्म कर दिया, इट इज क्लोज्ड। continuous path, continuous path through which, through which electric current flows, through which electric current flows, called electric circuit। तो क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन, इट इज क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब यहां से शुरू किया, और देखो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट हमेशा आई सिंबल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाता है आउटसाइड द सेल। इनसाइड द सेल नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो हमें इनसाइड ऑफ सेल नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि कनेक्शन में कैसे जाता है। कीप इन माइंड, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, कीप इन माइंड। क्या बताया है मैंने आपको कि जब हम करंट पास करते हैं तो जो हमारा करंट है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाता है आउटसाइड द सेल। ये सेल है ना, तो सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा और ये करंट ऐसे जाएगा। इस तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं। सो इज इट इज क्लियर नाउ। सी अगेन, what is electric circuit? So it is a closed continuous path through which electric current can flow, and this path is made up of cell, bulb, wires, etc. तो इस पूरे सेटअप को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। यस बेटा, नोटिए और इस पे नोट्स बनाएंगे। देखो क्या है, यहाँ से, इन सर्किट्स यूजिंग मेटालिक वायर्स इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट फ्लो ऑफ चार्ज। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, अभी बताऊंगा आगे। हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम व्हेन फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज ऑब्जर्व्ड। तो ये मैंने अंडरलाइन किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है ये कि जब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इससे एक पंगा पड़ गया। क्या पंगा पड़ा, साइंटिस्टों ने क्या किया, जो करंट की जो डायरेक्शन है ना, बेसिकली क्या होती है, देखो यहाँ पे आप ध्यान से सुनना। जो मान लो ये वायर है, ठीक है, वायर में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। तो साइंटिस्टों ने करंट की डायरेक्शन ले ली थी ये। तो एक्चुअली हुआ क्या, जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट फ्लो करता है। तो करंट की डिस्कवरी पहले हो गई, इलेक्ट्रॉन की बाद में हुई। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, ये कन्वेंशन ही बना दिया। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होती है। सो टेक केयर, वही ये बता रहा है।
However, the electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was discovered. तो इससे पंगा क्या पड़ गया कि इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई करंट की, क्योंकि बाद में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए और बाद में इसको कंपेयर किया गया, तो इट इज फाउंड कि जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारे इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट है. So electric current was considered to be flow from positive charge to, and the direction of flow of positive charge was taken to be the direction of electric current. Conventionally, in electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons. तो यहाँ पे कुछ खास याद नहीं रखना है, बस आपने मोटा मोटा ये याद रखना है कि सेल लगाने से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जो है करंट की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उल्टी होती है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी लेट हुई और करंट की डिस्कवरी पहले हो गई. तो करंट की डिस्कवरी पहले होने से क्या हुआ कि साइंटिस्टों ने पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ ले लिया, एंड इट वाज फाउंड टू बी ऑपोजिट फॉर द इलेक्ट्रॉन्स. सो जस्ट कीप इन माइंड. अब हम आगे चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं क्या होती है और उस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं. तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से, अब जैसे मैं बोलूँ व्हाट इज करंट और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है जी, मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या चीज है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज करंट. तो मैं आपको ना डेफिनेशन से समझाता हूँ, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा. डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इसे कहते हैं करंट. सो व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट. अब इसका फॉर्मूला कैसे होगा? देखो मैंने अभी आपको बताया करंट का सिंबल होता है आई, और करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. समझना जरा ध्यान से समझना. देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अब क्या होता है, जो रेट है ना, रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम. किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर दो इज कॉल्ड रेट. तो आप याद करो 9th में पावर की डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो पावर का फॉर्मूला क्या बनता था? W/T. यही थी ना पावर की डेफिनेशन 9th में आपने जो पढ़ा था. व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम. तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या आ रही है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो कहीं पे भी अगर वर्ड आता है ना रेट, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम. किसको डिवाइड बाय टाइम? चार्ज को, यानी क्यू. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट? आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी. देखो आपके सामने है, बड़े आराम से हमने फॉर्मूला बना दिया. बहुत बहुत ईजी है, सिर्फ एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है. व्हाट इज रेट? रेट वर्ड अगर कहीं पे भी हो तो इसका मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम. तो मैंने आपको रेफरेंस दिया 9th क्लास का कि आपने 9th में पढ़ा है पावर. तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम. किसको? वर्क को. तो वर्क बाय टाइम. इसी तरह से व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, दैट्स इट. अब इसकी यूनिट की बात करते हैं. जो हमारा करंट है, करंट की यूनिट जो है ये होती है एम्पियर. समझना आप ध्यान से. एम्पियर, एम्पियर का सिंबल होता है कैपिटल ए. ठीक है जी, एम्पियर का सिंबल होता है कैपिटल ए. तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, तो यू विल से एम्पियर और सिंबल लिख दो. अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं डिफाइन 1 एम्पियर करंट. ऐसा भी पूछ लेते हैं कई बार, डिफाइन 1 एम्पियर करंट. अब इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है? तो देखो कैसे देना है. जब भी कभी फिजिक्स का क्वेश्चन हो तो हमेशा फॉर्मूला लिख के आंसर देना होता है. और जब भी कभी आपका ये मान लो बायो का हो तो डायग्राम बना के आंसर दो. और अगर केमिस्ट्री का हो रिएक्शन फिजिक्स का फॉर्मूला लिख के. तो देखो डिफाइन 1 एम्पियर करंट, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे. वी नो I इज इक्वल टू क्यू बाय टी. आई 1 एम्पियर, 1 बोल रहा है तो 1 एम्पियर ले लिया. तो 1 एम्पियर चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो 1 कूलम. और टाइम की यूनिट होती है 1 सेकेंड. तो अगर मैं बोलूंगा 1 एम्पियर करंट, तो 1 एम्पियर करंट मींस 1 कूलम बाय 1 सेकेंड. एक चीज और याद रख लो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको करंट की यूनिट बताई ना एम्पियर, मैंने चार्ज की यूनिट पीछे बताई थी कूलम. ठीक है, तो ये अपने माइंड में डाल लो. जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम. ठीक है, कूलोम, कूलोम बोलते हैं इसको, मैं कूलम बोलता हूँ. तो कीप इन माइंड एंड डिनोटेड बाय सी. तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम
टाइम की यूनिट होती है सेकंड, ये तो आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, तो एस भी लिख सकते हो। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज 1 एम्पियर करंट, तो आप ये पूरा लिखो, उसके बाद 2 लाइनें लिखो। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, देखो थ्योरी क्या बनेगी, थ्योरी सुनो ध्यान से, इसको बाद में बताएंगे, यहां से शुरू करते हैं। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through a wire for 1 second. When 1 coulomb of charge flows through a wire for 1 second, it is called 1 ampere current. तो definition देखो लिखते हैं, when 1 coulomb, हो सकता है स्पेल मिस्टेक हो, ठीक कर लेना, when 1 coulomb charge flow through wire or circuit, through circuit बोल दो, circuit for 1 second, it is called 1 ampere current. लो बेटा नोट कर लो एंड याद कर लो। हाँ, अब देखो मैंने ये बताया नोट 1 में कि 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर होता है, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶। ये कन्वर्जन है, याद कर लो, जैसे हमने बचपन में याद किया, 1 किलोमीटर इक्वल टू सो एंड सो। अब आ जाओ सेकंड नोट, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखना। स्केलर क्यों है? क्योंकि ये करंट इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट है एक्चुअल में। तो बिकॉज करंट आर एडेड algebraically in any circuit and it remains same even if cross section vary along the length or any band in the wire। तो इस चीज को अभी समझ में नहीं आएगा, अभी सिर्फ इतना याद रखो, जो हमारा करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या है वो? हमारा स्केलर क्वांटिटी, जस्ट कीप इन माइंड। अच्छा, उसके बाद है करंट हमारे पास 2 तरह का होता है, डीसी करंट एंड एसी करंट। डीसी करंट को ग्राफ में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और एसी करंट आपका इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। जस्ट कीप इन माइंड, इसका कोई एज सच आपके लेवल पे फिलहाल कोई यूज नहीं है, बट जस्ट कीप इन माइंड कि जो हमारा करंट है 2 तरह का होता है, डीसी एंड एसी। डायरेक्ट करंट में फ्लक्चुएशन नहीं होती, बिल्कुल सीधा चलेगा। एसी में पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, जैसे एक वेव में बनता है। तो एसी में डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं होती। जो आपका इन्वर्टर है ना, आजकल तो वैसे इन्वर्टर एसी भी आ गए, पहले आज से 2-3 साल पहले सिर्फ डीसी आते थे, अब एसी डीसी दोनों आ गए हैं। तो डीसी इन्वर्टर की पहचान क्या है? लाइट जाने के बाद ना पंखा तेज हो जाता है अपने आप ही। एसी इन्वर्टर की पहचान क्या है? लाइट जाए और आए, पता ही नहीं चलेगा कब गई कब आई। डीसी में फैन की स्पीड कम और स्लो हो जाएगी, तो उसके बेस पे पता चल जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक न्यूमेरिकल है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। देखो, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर है ना, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी आपको करंट दिया हुआ है। जब भी कोई न्यूमेरिकल करोगे तो इस तरीके से करना है, 0.5 एम्पियर करंट है, इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। टाइम दिया हुआ है हमें 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब क्यू निकालिए, दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो बड़ा इजी क्वेश्चन बन गया ना, बड़ा इजी बन गया। क्या क्वेश्चन है? अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, क्वेश्चन पढ़ के गिवन लिखना हमेशा। अब आप फॉर्मूला लिखो, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू निकालना है तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। अब यहाँ पे हमारी जो यूनिट थी कूलम सेकंड थी, तो ये मिनट है, तो मिनट को सेकंड में चेंज करो, 10 इंटू 60, ये हो गया आपका 600 सेकेंड्स। बस यहाँ पुट कर दो, तो करंट है 0.5 और हमारा टाइम है 600 सेकेंड। ये पॉइंट हटाओ तो ये 0 गई, और आपका कितना आंसर आया? कितना आंसर आया बेटा? 300 कूलम्स। देखो इतना आंसर आ रहा है, 300 कूलम्स आ रहा है ना। यस, चलो एक अंडरस्टूड ना। चलो इसको नोट कर लो और डन बोल दो मुझे। अब उसके बाद हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, डन। ओके बेटा, फाइन। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? तो ये तो हमने कर लिया ना, डन है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे 1 एम्पियर। समझ में रखना, कई बार ना पेपर में ऐसे आ जाता है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट इज 1 एम्पियर, तो आपने 1 एम्पियर डिफाइन करना है। दिस इज आल्सो डन। समझ में आ गया ना? तो कई बच्चे ना यहाँ पे डर जाते हैं, कहते हैं सर आपने यूनिट ऑफ करंट तो डिफाइन ही नहीं कराया, आपने तो 1 एम्पियर डिफाइन कराया। अब ये जो 1 एम्पियर है किसकी यूनिट है? बोलो, करंट की ही तो यूनिट है ना, तो यूनिट ऑफ करंट में यही डिफाइन करना है 1 एम्पियर। तो अब आपने ये भी कर लिया। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज।
अब देखो ध्यान से, कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब Q इज इक्वल टू NE होता है। तो कह रहा है ये आपको 1 दिया हुआ है, 1 कूलम। कैलकुलेट नंबर मतलब ये निकालना है। ई की वैल्यू तो हमें पता है ना कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब n कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब Q की वैल्यू 1 है। बस सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो Q इज इक्वल टू एन ई इज इक्वल टू क्यू बाय अपना सॉरी n आएगा ना, n इज इक्वल टू क्यू बाय ई। अब Q कितना है हमारा 1, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप इसे क्या करें, इसे ऊपर ले जाएं। तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 10⁻, हम इसको 10⁻18 कर देते हैं, एक जीरो यहाँ पे दे देते हैं और 1.6 कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल मैथ्स लगाओ। देखो इस पावर को ऊपर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगी, इसमें से एक जीरो 1 को दे दो तो 10 बन गया, 10 बन गया। और ये तो ये हो गया 100/16, 100/16 इंटू 10⁻18। अब बताओ 100/16 कितना होता है, डिवाइड करके 6.25 के करीब आएगा मेरे हिसाब से, बाकी आप चेक करके बताओ इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आ गई दिस मच इलेक्ट्रॉन। चलो आज हम इतना ही करेंगे बेटा।